वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.5 को देखते हैं। इसके लिए एक कथन नली या टेस्ट ट्यूब लेकर इसमें लगभग 2 ग्राम जैसा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेकर इसे गर्म किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का रंग गायब हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो जल का अणु है वह अलग हो जाता है। इसको जब दोबारा फिर से गर्म किया जाता है तो FeSO4 क्या बनता है ना, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का गैस में बदल जाता है। यह है फेरस सल्फेट। ये हरा रंग का होता है, यानी हरे रंग का। जब इसको गर्म किया जाता है स्पिट लैंप में या बर्नर में, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका रंग गायब हो जाता है। रंग गायब हो जाता है, पहले रंग गायब हो जाता है। फिर इसको जब आगे गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लोहा आयरन Fe 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु, इसको 2 से गुना कर दिया। सल्फर कितना, 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 3 5 और 3 8 बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। यह टूटकर क्या ना 3 अलग अलग, एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बाथ भट्टी में गर्म करके इसको तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यहाँ फेरस सल्फेट तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट विखंडित होकर क्या बना, इधर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर बना फेरिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अर्थात एकल अभिकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। तब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है।
निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देख लिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मीय या तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन नली या टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट BbNO3 का चूर्ण लेकर इसे बर्नर या ज्वाला में चिमटा से पकड़कर गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यह है लेड नाइट्रेट, यह हो गया लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। अब हम लोग देखते हैं यह समीकरण संतुलित है या नहीं। लेड बराबर है ऑक्सीजन 3 दूनी 6 परमाणु, यहाँ पर कितना है 2 2 4 और 5। ऑक्सीजन बराबर नहीं है। नाइट्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 परमाणु, बराबर नहीं है। आइए हम लोग संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए
यहाँ जो सरल गैस के परमाणु है या अणु है, इसको हम लोग परमाणु रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर लिखते हैं समीकरण को, PbNO3 होल 2 बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 को O में बदल दिया। अब बैलेंस करते हैं। लेड एक परमाणु, लेड बराबर है नाइट्रोजन 2 परमाणु, इधर एक परमाणु, नाइट्रोजन को 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 5 और 6 यानी बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस ऑक्सीजन को आणविक रूप में बदल देंगे एवं शेष समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। इसको 2 2 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, इसको 2 दूनी 4, अर्थात 2PbNO3 होल 2 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बैलेंस हो गया। दूसरा समीकरण था KClO3 KCl प्लस O2 था। इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको परमाणु रूप में से आणविक रूप से परमाणु रूप में बदल दिया। अब बराबर करते हैं, पोटेशियम बराबर है, क्लोरीन बराबर है, ऑक्सीजन 3 परमाणु, इसको भी हम लोग 3 परमाणु कर दिया। अब क्या करेंगे ना, इस ऑक्सीजन को आणविक रूप में बदल देंगे तो शेष समीकरण को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2KClO3 2KCl प्लस CO2। इस प्रकार यह एक क्या है ना, ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया है। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आइए इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.8 को देखते हैं। इसके लिए एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेकर सूर्य के प्रकाश में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद देखा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग, सफेद रंग धूसर रंग में बदल जाता है। आइए हम लोग इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। AgCl क्या बनता है, Ag प्लस Cl2। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 2 परमाणु, इधर एक सिल्वर 2 परमाणु हो गया, इसको सिल्वर ऐसे। इसी प्रकार AgBr बनता है 2Ag प्लस Br2। आयोडीन के साथ भी इसी प्रकार का अभिक्रिया होता है। आइए हम लोग देखते हैं अन्य उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल लेकर सूर्य का प्रकाश और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ये हो गया ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन भी देता है। इस प्रकार क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यह भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तब हम लोग बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं, प्रकाश की
उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस प्रकार हम लोग अभिक्रिया के उदाहरण भी देख लिए। यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश भी दे सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट AGBR, इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में फोटो जहां बनता है वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटन करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटन करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम लोग जल का विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन तथा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जल का विद्युत अपघटन। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पर जल विद्युत धारा (2H2) गैस तथा O2 गैस। यहाँ पर ये हो गया एट कैथोड और ये हो गया एट एनोड। इस प्रकार हम लोग जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। आइए इसको हम लोग अच्छा से समझने के लिए क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक विद्युत अपघटन सेल लिया। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होता है, एक को एनोड बोलते हैं धन आवेशित तथा दूसरा को कैथोड बोलते हैं जो ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर ये सेल है, बैटरी है, दोनों को इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं।
और इस विद्युत अपघटनीय सेल में जल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह पूरी तरह से आयनित नहीं होते, लेकिन अम्लयुक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आयनित करने के लिए 2-4 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन आयन उत्सर्जित करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या लिए ना, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह क्या होता है ना, आयनित होता है। जल H2O आयनित होता है H प्लस OH माइनस, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस इक्वल। इस प्रकार जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित होकर के इस विद्युत अपघटनीय सेल में है। तो इस अपघटनीय सेल में कौन कौन है ना, हाइड्रोजन आयन है तथा हाइड्रोक्साइड आयन है और सल्फेट आयन है। अब हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कैथोड तथा एनोड पर इस प्रकार अभिक्रिया होता है। आइए देखते हैं। कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। एट कैथोड, देखिए जो कैथोड है, कैथोड ऋण आवेशित है और यह क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है कैथोड, और यह इलेक्ट्रॉन। तब इस पर इधर कौन आएगा ना, धन आवेशित किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। धन आवेशित मतलब हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिया और क्या किया ना, हाइड्रोजन को उदासीन कर दिया, मुक्त किया हाइड्रोजन, और 2 परमाणु हाइड्रोजन मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन गैस बनाया। क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु स्थायी नहीं होता है, 2 परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा करके हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं एट एनोड। एनोड पर किस प्रकार अभिक्रिया होता है। एनोड धन आवेशित है और धन आवेशित की ओर आकर्षित कौन होगा ना, ऋण आवेशित इधर जाएगा, यानी कौन बन जाएगा OH माइनस और SO4 2 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। लेकिन याद रखिएगा सल्फेट आयन की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति OH का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन आएगा जल्दी, पहले इलेक्ट्रॉन विसर्जन करने के लिए ना OH। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2OH, और यह क्या करता है 2OH प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ कैथोड में। तो अब फिर 2OH OH इसमें बदल जाता है ना, जल तथा ऑक्सीजन में। यहाँ पर H2O प्लस O, ऑक्सीजन यह परमाणुीय रूप में है, यह आणविक रूप में रहता है, इसलिए इसको आणविक रूप में बदल दिया। तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, यहाँ भी 2 से, इसका मतलब 4OH बदल गया 2H2O प्लस O2। अगर यहाँ पर हम लोग 4OH लिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4E होगा,
और यहाँ भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा इधर। अब तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन के लिए 2H2 होगा। तो आइए हम लोग पूरी अभिक्रिया को देखते हैं। पूरी अभिक्रिया इस प्रकार होगा। जल आयनित होता है 4H2O लिए, टूटता है 4H प्लस 4OH माइनस में। कैथोड पर कैसा होता है, कैथोड पर रिएक्शन होता है 4H प्लस एक्वस प्लस 4E। यहाँ पर अगर हम लोग 4OH होगा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित करेगा। तो क्या बन गया, डायरेक्ट लिख दिए 2H2। एक्चुअली ऐसा होगा 4H और इसका हम लोग लेंगे 2H2। इसी प्रकार एनोड पर रिएक्शन होगा क्या ना, 4OH माइनस एक्वस बदलेगा 4OH और प्लस 4E। तो 4OH को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2H2O के जैसा लिख देते हैं, यानी 2H2O प्लस O2, 4OH के बदले प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इधर आकर के हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो आइए हम लोग इसको एक साथ लिखते हैं। 4H प्लस और 4OH माइनस, 4H प्लस 4OH माइनस मतलब 4H2O। इधर क्या हो गया ना, 2H2, यहाँ पर 2H2, 4H के बदले 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। अब यहाँ भी 2H2O है, इधर 4H2O है, तब हम लोग इसको लिखेंगे 2H2O। इसको इधर से घटा दीजिए, 2H2O बनता है 2H2 गैस प्लस। इसका मतलब जल का जब हम लोग विद्युत अपहरण करते हैं 2H2O बनता है 2H2 प्लस O2। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल अपघटित होकर क्या H प्लस OH माइनस में टूटता है। और चूंकि जल पूरी तरह से आयनित नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या डालें ना, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी आयनित होता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। कैथोड पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन मुक्त होता है और एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है ना, वह बदलता है जल तथा ऑक्सीजन में बदल जाता है। अब हम लोग इस पूरी रिएक्शन को क्या किए ना, एक साथ देख लिए। 4H2O आयनित होता है इसमें 4H प्लस 4OH माइनस में। अब कैथोड पर क्या होता है 4H प्लस प्लस 4E, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, यही वाला इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये वाला ऐसे काट देंगे इसको इसके साथ। और जल भी यहाँ पर क्या होता है ना, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, इधर से इसके साथ। यानी 4H प्लस बदल गया 2H2 में और हाइड्रोक्साइड आयन बदल गया इसमें जल, 2 अणु जल 1 अणु ऑक्सीजन प्लस 4E। इस प्रकार हम लोग इसको दोनों ओर को एडजस्ट किए तो 2H2O बदल गया 2H2 प्लस O2 में। यह है जल का विद्युत अपघटन। अब हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन देखते हैं।
जब सोडियम क्लोराइड को गला करके या गलित अवस्था में विद्युत अपघटन सेल में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम धातु डिपोजिट होता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो आइए इसका हम लोग विद्युत अपघटन सेल में किस प्रकार अभिक्रिया होता है उसको देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड गलित या संगलित अवस्था में निम्न रूप में पाया जाता है, यानी NaCl ठोस, इसको बोलेंगे संगलित ठोस अवस्था में। इसको जब गलाया जाता है तो क्या होता है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस के रूप में है। अब जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड तथा एनोड पर निम्न अभिक्रिया होती है। कैथोड तथा एनोड पर निम्न अभिक्रिया होते हैं एट कैथोड। देखिए कैथोड ऋण आवेशित है और यहाँ पर क्या है, सोडियम धन आवेशित है। तो कैथोड की ओर कौन आकर्षित होगा ना, सोडियम आयन। सोडियम क्या करता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के रूप में यहाँ पर इस कैथोड की सतह पर डिपॉजिट होने लगता है, यानी जमा होने लगता है। आइए देखते हैं, Na प्लस प्लस E माइनस, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Na ठोस के रूप में। और क्लोरीन क्या करता है ना, एनोड की ओर गमन करने लगता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे करके उत्सर्जित करके क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त होने लगता है। एट एनोड Cl माइनस Cl प्लस E माइनस। याद रखिएगा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन का आपस में सजा करके किसके रूप में ना, क्लोरीन के एक अणु के रूप में Cl2 के रूप में रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा ना, यहाँ पर Cl प्लस Cl Cl2 के रूप में ये बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl लिक्विड, इनमें बदलता है Na प्लस सॉरी Na सोडियम Na प्लस Cl यहाँ पर गैस के रूप में। लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक Cl2 के रूप में, यानी यहाँ पर क्या है परमाणुवीय रूप में है, इसको हम लोग आणविक रूप में बदलेंगे। इसका मतलब अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ से 2 से गुना, यानी 2NaCl बनता है 2Na प्लस Cl2 गैस के रूप में। इस प्रकार हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने से क्या बनता है, सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस। सोडियम धातु कहाँ पर, यह होता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर। यहाँ लिख दीजिए कैथोड और यह हो गया
एनोड। अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने से हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। एक्चुअली एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण एल्यूमिना अयस्क से किया जाता है और द्रवित अवस्था में एल्यूमिना देखिए निम्न रूप में पाया जाता है। Al2O3 यह गल करके टूटता है 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस के रूप में। इस विद्युत अपघटन सेल में 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस के रूप में यहाँ पर है। अब जब विद्युत धारा प्रवेश किया जाता है तो कैथोड में एल्यूमिनियम मुक्त होता है और यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। आइए हम लोग कैथोड तथा एनोड पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। कैथोड कैथोड पर कौन जाएगा ना एल्यूमिनियम 2Al3 प्लस प्लस 6E मतलब कैथोड से कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें बदल जाएगा Al मतलब एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसीलिए 2Al में बदल गया। अब देखते हैं एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन आकर के यहाँ मुक्त होगा यानी 3O2 माइनस 3O प्लस 6E मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। आइए यहाँ पर देखते हैं Al3 प्लस और 3O2 माइनस का मतलब हो गया Al2O3 नहीं 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस का मतलब हो गया Al2O3 और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन वही 6 इलेक्ट्रॉन है इधर से जो इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो यहाँ पर बन गया 2Al प्लस 3O ये 3O 30 नहीं है। अब हम लोग को इसको क्या करना होगा ना ये परमाणुीय रूप में है आणविक रूप में बदलना होगा। आइए हम लोग सेकंड स्टेप में करते हैं Al2O3 2Al प्लस 3O अब इसको O2 में बदल दिए तो इसको क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4Al और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा यानी 2Al2O3 4Al प्लस 3O2 यही हो गया एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन। यहाँ पर कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने लगता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार क्या होता है ना द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन होता है।